Hello, future leaders. You are most welcome to our channel Kumud's Academy. मैं साक्षी 40 क्वेश्चंस की इस लेक्चर सीरीज से आपका स्वागत करती हूँ। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का ये सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया था और इसमें से आज हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान के स्रोत, यूनियन एंड स्टेट टेरिटरी संघ एवं राज्य क्षेत्र और उसके अलावा सिटीजनशिप। सो 1 2 3 4 हम ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक से जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बने हैं उनको डील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 40 क्वेश्चंस हम डेली बेसिस पर कवर करेंगे और इस तरीके से हम सभी सब्जेक्ट्स को खत्म करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। Constituent Assembly drafted the Constitution for Independent India. It was set up under. संविधान सभा ने भारत के संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया। ये किसके तहत लाया गया? देखिए 1909 के इस एक्ट को मॉर्लिमिंटो एक्ट कहते हैं। 1919 के एक्ट को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड कहते हैं। इसमें से एक में भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात नहीं की गई। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 से इंडिया को आज़ादी मिली। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 है जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। ठीक है, तो 1946 के कैबिनेट मिशन जो कि 24 मार्च 1946 को आता है और इसमें 3 मेंबर्स थे। पैथिक लॉरेंस जो कि इंडिया के सेक्रेटरी थे उस समय, एंड उसके अलावा स्टेफर्ड क्रिप्स एंड अलेक्जेंडर। अच्छा, इससे पहले क्रिप्स मिशन भी आया था, आपको पता होगा 1942 में। क्रिप्स मिशन को ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया था कि ये एक पोस्ट डेटेड चेक है। आपको पता ही होगा 1942 के दौरान वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था, तो ब्रिटिशर्स ने ये कहते हुए कि अगर हम जीत जाते हैं इन फ्यूचर तो हम आपको आज़ाद कर देंगे, लेकिन आपको अपनी आर्मी से अपनी तरफ से हमें सपोर्ट करना है। तो इस तरीके से उस समय की हमारी जो आईएनसी के लीडर्स थे इंक्लूडिंग महात्मा गांधी जी, उन सब ने इसको पोस्ट डेटेड चेक के रूप में रिजेक्ट कर दिया। और उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान आता है 1946। इस समय तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो खत्म हो चुका है। तो 1946 में कैबिनेट मिशन ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए बोल दिया था। नेक्स्ट, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमने देखा था सच्चिदानंद सिन्हा जो कि टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाए गए थे फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 9 दिसंबर 1946 को। सेकेंड मीटिंग होती है 11 दिसंबर 1946 को। तब यूनानिमसली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया गया था। एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनाई गई थी? 29 अगस्त 1947 को। एंड राजगोपालाचारी जो कि भारत की आजादी के बाद भारतीय वॉइस रॉय एंड गवर्नर जनरल बनते हैं। राइट, नेक्स्ट, हु अमंग द गिवन इज नोन एज कैलीग्राफर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो कैलीग्राफर की जब बात हो रही है तो ये इंग्लिश में बात हो रही है। इसका राइट आंसर है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने इंग्लिश इटैलिक स्टाइल में लिखा। नेक्स्ट, द रीजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू बी रिपब्लिकन इज दैट? हम अपने देश के संविधान को रिपब्लिकन गणतांत्रिक कहते हैं। इसके पीछे के रीजंस क्या है? क्योंकि इसके पास कंटेन्स अ बिल ऑफ राइट्स, इसके पास अधिकारों का बिल है इसलिए। नो। हैज नो हेरिडिटरी एलिमेंट्स, ऑल्दो इसके पास कोई हेरिडिटरी एलिमेंट्स नहीं है, यानी कि यहाँ पर वंशानुगत रूप से किसी तरह की लीडरशिप नहीं चुनी जाती, बट ये इसका आंसर नहीं है। प्रोवाइड्स फॉर एडल्ट फ्रेंचाइजी, यहाँ पर एडल्ट फ्रेंचाइजी दी जाती है। हर एक व्यक्ति जो 18 से ऊपर का है उसको वोटिंग राइट होता है, लेकिन ये भी इसका आंसर नहीं है। तो नेक्स्ट, प्रोवाइड्स फॉर एन इलेक्टेड पार्लियामेंट। यस, इलेक्टेड पार्लियामेंट जिसमें प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। तो हमारे जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं एंड हेड ऑफ द स्टेट भी होते हैं, और वो हेरिडिटरी नहीं होते, यानी कि उस पोस्ट के लिए हर भारतीय नागरिक को उठने का राइट है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है दिस वन। आपको ये तो पता ही होगा कि हमारे रियल एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? पीएम। एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड है प्रेसिडेंट। इसका मतलब ये है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी या हमारे पीएम रियल एग्जीक्यूटिव जो काम करती है वो हमारे प्रेसिडेंट के नाम से करती है। नाम इनका होता है, काम ये करते हैं। राइट, नेक्स्ट, ऑन विच डेट
डिड जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव, इन दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू जी ने कब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को रखा? तो आपको पता होगा 9th ऑफ दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा जी को हमने अपना टेम्पररी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हेड चुना। उसके बाद सेकेंड मीटिंग हुई थी 11th ऑफ दिसंबर 1946 को, जिसमें परमानेंट हेड चुन दिया था हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। 13th ऑफ दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रखा, जिसको 22 जनवरी 1947 में यूनानिमसली सभी की सम्मति से एक्सेप्ट भी कर लिया, और बाद में चल के यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन हमारा प्रियम्बल बनता है, प्रस्तावना, राइट। नेक्स्ट, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स अप्रोक्सीमेटली ऑफ डिबेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज साइंड? हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो अप्रोक्सीमेटली 3 years, बट ये था एग्जैक्टली अगर बोले तो 2 years 11 months and 18 days, राइट। और हमने अपने संविधान को अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को, और इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 से। अच्छा, 26 जनवरी 1950 के बाद जब हमारा संविधान लागू हो गया, तो अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या काम रह गया था? देखिए, आपको ये जानना जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारी थी, ये 2 तरह के काम कर रही थी। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कर रही थी, जो कि मेन काम था, और दूसरा उस समय लॉज भी बना रही थी, यानी कि जो पार्लियामेंट करेगी बाद में। अब चूंकि संविधान बन गया है और उसको लागू कर दिया गया है, तो अब से असेंबली जो है प्रोविजनल पार्लियामेंट के रूप में काम करेगी। पार्लियामेंट के रूप में ऑलरेडी काम कर रही थी, लॉज बना रही थी, लेकिन अब वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के रूप में काम करेगी। इसने काम कब तक किया? जब तक कि 1951 से 52 तक हमारे इलेक्शन होकर के नई लोकसभा का निर्माण नहीं हो गया, तब तक ये काम करती रही। उसके बाद हमारी रियल पार्लियामेंट एग्जिस्टेंस में आ गई। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? कॉमनवेल्थ पोर्टफोलियो जवाहरलाल नेहरू जी के पास था, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ये। नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे मैंने पूरी लिस्ट दे दी है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी फर्स्ट कैबिनेट जो थी, वो उसमें कौन कौन थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके पास प्राइम मिनिस्टीरियल पोर्टफोलियो था, पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो आजाद भारत के। एक्सटर्नल अफेयर, कॉमनवेल्थ रिलेशन, जिसको हम फॉरेन मिनिस्ट्री भी कहते हैं, एंड साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च से याद आया कि आज भी जो हमारी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज हैं, वो डायरेक्ट पीएमओ के कंट्रोल में आती है। उसी का एग्जाम्पल है इसरो एंड एटॉमिक रिसर्च। सरदार पटेल, उनके पास होम पोर्टफोलियो था। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट कह सकते हो, पोर्टफोलियो कह सकते हैं, या मिनिस्ट्री कह सकते हैं। उनके पास स्टेट्स या प्रोविंसेस वाला भी था। इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, जल्दी बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फूड एंड एग्रीकल्चर। मौलाना अबुल कलाम आजाद, एजुकेशन पोर्टफोलियो। जॉन मथाई, रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट। सो ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज गो थ्रू विद दिस। एंड या वेरी इंपॉर्टेंट, बी आर अम्बेडकर जी, लॉ पोर्टफोलियो। हु गेव द आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार संविधान सभा का आइडिया किसने दिया? तो इसका राइट आंसर है एम एन रॉय। एम एन रॉय ने राय दी कि हमारे पास अपनी एक संविधान सभा होनी चाहिए, जिसके द्वारा हम अपना खुद का संविधान बनाएंगे। तो द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1934 बाय एम एन रॉय, एंड इट वाज फॉर्म्ड इन 1946 ऑन द बेसिस ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। अभी हमने देखा भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज 26th January called in India before 1947? 26 जनवरी 1947 जो है, उसके पहले किस नाम से जानी जाती थी? यानी कि आज 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे के रूप में जानते हैं। 1947 के पहले ये किस रूप में जानी जाती थी? तो इसका राइट आंसर है इंडिपेंडेंस डे। कैसे? 26 जनवरी वॉज चूजन एज द डेट फॉर रिपब्लिक डे। आपको पता ही होगा 1929 में 31st ऑफ दिसंबर को कहा गया था कि हम आने वाली 26 जनवरी जो कि 1930 में होगी, हम उस दिन पूर्ण स्वराज अपने आप को घोषित कर देंगे।
या इंडियन इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे? ये पहले से ही डिसाइड कर लिया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। देखिए, इससे पहले डोमिनियन स्टेटस मांगा जाता था अंग्रेजों से, लेकिन चूंकि उन्होंने डोमिनियन स्टेटस दिया नहीं, तो अब उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब हम पूर्ण स्वराज की डिमांड करते हैं और इंडिया को फुल्ली इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। और इसके लिए 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर डिसाइड किया गया कि आने वाली 26 जनवरी को हम लोग खुद को सेल्फ रूल्ड घोषित कर देंगे, पूर्ण स्वराज घोषित कर देंगे। तो इस दिन की एक इम्पोर्टेंस है। इस दिन की इम्पोर्टेंस की वजह से ही इसको हम इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते थे। लेकिन जब से 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान लागू किया गया इस दिन, तो हमने इसको एज अ रिपब्लिक डे घोषित कर दिया, राइट? नेक्स्ट, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा की पहली जो मीटिंग हुई थी उसके प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी नहीं। यस। सो क्या हुआ था कि 1946 में फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी 9 दिसंबर को हुई थी, और इस दिन जो भी वहां पर सीनियर मोस्ट थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। तो उनको सभी ने मिल करके हेड चुन लिया था टेम्पररी बेसिस पर, राइट? एंड उसके बाद 9 दिसंबर 1946 को परमानेंट चुन लिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और फिर वो देश के संविधान लागू होने तक इस पद पर बने रहते हैं। और इसी के बाद फर्स्ट टाइम जब देश में प्रेसिडेंट को चुना गया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को ही चुना गया। इसके अलावा एच.सी. मुखर्जी वाइस प्रेसिडेंट थे, बी.एन. राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द असेंबली। नेक्स्ट, हु वाज द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? देखिए, डेप्यूटी चेयरमैन का मतलब है वाइस प्रेसिडेंट, और अभी हमने पढ़ा वाइस प्रेसिडेंट कौन थे। तो हमारे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड वाइस प्रेसिडेंट थे एच.सी. मुखर्जी। नेक्स्ट, which of the following statement regarding Indian constitution is correct? इट इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी कॉन्स्टिट्यूशंस। यस, क्योंकि हम सोर्सेज में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमने दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से वहां से काफी सारी चीजें बोरो की है। सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ मैनी कॉन्स्टिट्यूशंस। इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। रॉन्ग, ये इसका कंट्ररी हो जाता है। इट इज मेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये पार्शली ट्रू है। क्यों? क्योंकि हमने 1935 से ऑलमोस्ट पार्ट लिया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, ये लगभग 75% है, बट नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ 1935। सो ये गलत हो जाता है। इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। ये रॉन्ग है। कनाडा से हमने क्या लिया है बताइए? फेडरल सिस्टम। नेक्स्ट, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे? देखिए, 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है, और ऐसी घोषणा 2015 से की गई। 2015 की इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पर 125वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, और क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, तो इसी को कमेमोरेट करने के लिए 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाने लगे। इससे पहले 26 नवंबर को हम लॉ डे के रूप में भी मनाते रहे हैं। नेक्स्ट, अच्छा, असर्शन रीजनिंग, जिसमें हम देखते हैं कि एक स्टेटमेंट और उस स्टेटमेंट का एक रीजन होता है, राइट? यहाँ पर दिया हुआ है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी बिकॉज रीजन दैट 26 जनवरी सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे। रॉन्ग, बल्कि हमने कहा था कि 26 जनवरी की इंपॉर्टेंस हम देख सकते हैं कि 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर मिलकर के डिसाइड किया गया था कि आने वाली 26 जनवरी को, जो कि 1930 में, हम खुद को पूर्ण स्वराज घोषित कर देंगे, डोमिनियन स्टेटस अब से नहीं लेंगे। तो इस देश सॉरी सो इस स्टेटमेंट को हम वहां से लेकर चलते हैं। तो असर्शन रीजनिंग में ये क्वेश्चन हो जाता है गलत। इसका आंसर है बोथ ए एंड आर आर द करेक्ट, बट आर इज नॉट अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। हु वाज द फर्स्ट टू गिव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? आई थिंक ये दोबारा आ गया है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्ड या आइडिया किसने दिया था? तो ये एम एन रॉय ने दिया था। उन्हीं के मन में ये राय आई थी। तो एम एन रॉय, द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय, उनका फुल नेम है मनवेंद्र
नाथ रॉय, एमएन रॉय इन 1934, और इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया था कैबिनेट मिशन के द्वारा, और इसी के तहत हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भी बनाया और उसके लिए इलेक्शन भी कराए। एमएन रॉय इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन कम्युनिज्म। एमएन रॉय, फाउंडर ऑफ द मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ताशकंद ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी? सभी जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बट साथ ही साथ ये 7 मेंबर की ड्राफ्टिंग कमिटी थी। बाकी 6 मेंबर्स को भी जान लेते हैं। एन गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव। एन माधव राव ने रिप्लेस किया था बीएल मित्र को, क्योंकि उनकी हेल्थ खराब हो गई थी। टीटी कृष्णमचारी, इन्होंने रिप्लेस किया था डीपी खेतान को। डीपी खेतान की डेथ हो गई थी 1948 में। Next, which country's constitution has been considered by India for the principles of liberty, equality and fraternity? So, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 से लेकर के 1799 तक, और फ्रांस की पूरी क्रांति बेस्ड थी लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी पर। भारत के प्रियम्बल में ये वर्ड्स यहीं से इन्फ्लुएंस्ड हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये आयरलैंड से लिया है। फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, ये हमने रशिया से लिए। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, ये हमने यूएसए से लिए हैं। बाइकैमरलिज्म, जिसको हम बोलते हैं द्विसदनात्मक पार्लियामेंट्री सिस्टम, द्विसदन, ये हमने ब्रिटेन से लिया है। अच्छा, ये क्यों लिया है? क्योंकि हम पे ब्रिटेन ने ही सबसे लंबे समय तक राज किया है, तो हम इस सिस्टम के काफी यूज टू थे। तो बाद में जब देश आजाद हुआ तो हमने इसी सिस्टम को अडॉप्ट किया। जॉइंट सीटिंग ऑफ टू हाउसेस, जो आर्टिकल 108 के तहत की जाती है, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से ली। इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ राज्यसभा। अच्छा, लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं, राइट, एंड राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं इनडायरेक्ट। तो इंडिया ने ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन कहाँ से अडॉप्ट किया है? तो इसका राइट आंसर है साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट, फ्रॉम विच कंट्री हैज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्ड द प्रोविजन ऑफ 5 ईयर प्लान? तो ये लिया है यूएसएसआर से। यूएसएसआर का अगर नेचर देखा जाए तो ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाला देश है। 10 इयर्स प्लान लेकर आया था, और हमने इसको मॉडिफाई करके 5 ईयर प्लान के रूप में अपने देश में लागू किया। और ऐसा करने वाले पहले पीएम पंडित नेहरू थे, जिन्होंने फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में लागू किया। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी? तो जर्मनी से हमने लिया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। आपातकाल के दौरान जो हमारे मौलिक अधिकार है उनका सस्पेंशन, ये हमने प्रोविजन लिया है जर्मनी से। आर्टिकल 352 टू 360 के अंदर इमरजेंसी दी गई है। इमरजेंसी कितने प्रकार की होती है? तो इमरजेंसी होती है 3 प्रकार की। एक होती है नेशनल इमरजेंसी, दूसरी होती है स्टेट इमरजेंसी, तीसरी होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। The concept of federation with a strong center in the Indian Constitution has been taken from, तो इसका आंसर है कनाडा। इसको हम याद कर सकते हैं कि कनाडा का जो एरिया है काफ़ी बड़ा है, तो प्रोविंसेस भी बड़े होंगे, ज़्यादा होंगे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ऑफ कोर्स एक स्ट्रॉन्ग सेंटर की ज़रूरत होगी। तो हमने ये कॉन्सेप्ट अपने देश में कनाडा से बोरो किया है। ये देखिए, जहाँ-जहाँ से हमने जो भी इम्पोर्टेंट प्रोविजंस बोरो किए हैं, उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पर दे दी गई है। तो आप प्लीज़ एक बार इससे गो थ्रू कर लीजिए। मैं इम्पोर्टेंट बता देती हूँ। ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम लिया है, क्योंकि हम इसे यूज़्ड टू थे। रूल ऑफ लॉ लिया है। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कानून का शासन, यानी कि देश में पहले एक कानून एग्ज़िस्ट करेगा, उसके बाद ही उसके तहत पनिश किया जाएगा या रिवॉर्ड दिया जाएगा। सिंगल सिटीज़नशिप, यानी कि हमारे देश में सिंगल सिटीज़नशिप को अडॉप्ट किया गया है, और ये हमने ब्रिटेन से लिया है। कैबिनेट सिस्टम यहाँ पर होता है। द्विसदन होते हैं, द्विसदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, और पार्लियामेंट के पास प्रिविलेजेस होते हैं 105 आर्टिकल के अंदर, तो वो भी हमने यहीं से लिए। आयरलैंड से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट लिया है। राष्ट्रपति के इलेक्शन को हमने आयरलैंड से ही लिया है। और इसके अलावा राज्यसभा में 12 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी हमने आयरलैंड से ही बोरो किया है। इसके अलावा यूएसए से हमने लिया है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अभी आपको पता ही होगा, रिसेंट में इम्पीचमेंट लाया गया था अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रम्प। फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट हमने यहाँ से लिया है। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए हैं हमने? रशिया से।
जुडिशियल रिव्यू हमने लिया है यूएस से, वेरी इंपॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट के पास जो जुडिशियल रिव्यू है ये हमने यूएस से लिया है, और प्रियम्बल भी हमने यूएस से ही लिया है। कनाडा की अगर हम बात करते हैं तो अगेन फेडरलिज्म, संघीय व्यवस्था और स्ट्रॉन्ग सेंटर। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियां, रेजिड्यूरी पावर हमने यहाँ से ली है। रेजिड्यूरी पावर किसके पास होती है? ऑफ कोर्स सेंटर के पास होती है। सेंटर अपॉइंट्स द गवर्नर, ये भी हमने कनाडा से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची ली है, कॉन्करेंट लिस्ट जिसको कहते हैं। आर्टिकल 108 के तहत जॉइंट सीटिंग का कॉन्सेप्ट भी हमने ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया है। यूएसएसआर जिसको रशिया कहा जाता है प्रेजेंट में, फंडामेंटल ड्यूटीज लिए, मौलिक कर्तव्य। इसके अलावा जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, और ये हमने कहाँ देखते हैं? प्रियम्बल के अंदर। इसके अलावा फ्रांस से क्या लिया है हमने? कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक, रिपब्लिक मतलब गणतंत्र। और इसके अलावा लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये भी हम कहाँ देखते हैं? प्रियम्बल के अंदर। जर्मनी से हमने लिया है, देखा भी था हमने लास्ट क्वेश्चन में, कि फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन जब भी इमरजेंसी लगती है। साउथ अफ्रीका से हमने लिया है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में संशोधन। इलेक्शंस ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर का इलेक्शन, चुनाव कैसे किया जाएगा। ये एक चीज ध्यान रखना कि नॉमिनेशन टू द राज्यसभा ये हमने आयरलैंड से लिया है, और इलेक्शन साउथ अफ्रीका से लिया है। और जापान से हमने लिया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये हम यूएस से लेते हैं, एंड जापान से प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि वेरी डीप है, हम इसको आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, प्रोविजन ऑफ फर्स्ट पास द पोस्ट, यानी कि पोस्ट तक पहले पहुंचना। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लिया है? तो ये हमने ब्रिटेन से लिया है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कैंडिडेट ज्यादा वोट्स ले लेता है तो वो अपने आप विजेता हो जाता है, के लिए कोई स्पेसिफिक वोट परसेंटेज की जरूरत नहीं है। और अगर ऐसे ही कोई पार्टी अगर ज्यादा सीट्स लेकर आ जाती है तो वो विजेता हो जाती है। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। नेक्स्ट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज टेकन फ्रॉम विच कंट्री? अगेन मैंने बताया था कि हमने इंग्लैंड से लिया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन व्यवस्था। विच फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ द आइडिया ऑफ द रूल ऑफ लॉ? ये पीछे हमने बात भी की थी। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कानून का शासन। पहले एक कानून होगा और फिर उसका रूल चलेगा, राइट। अंग्रेजों ने इसी का सहारा लेकर के हमें एक्सप्लॉइट किया है। रातों रात वो कानून बना दिया करते थे और फिर नेक्स्ट डे वो हमें एक्सप्लॉइट करते थे उस कानून के नाम पर। तो यूके इसका आंसर है। द आइडिया ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इंडिपेंडेंस एंड फ्रेटर्निटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन किस कंट्री से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। फ्रेटर्निटी वर्ड हम प्रियम्बल में देख सकते हैं अपने। फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं हमने किस संविधान से लिए हैं? तो पीछे बात भी की थी, ये हमने लिया है सोवियत यूनियन से। इसको आप यूएसएसआर भी कह सकते हो, और अगर रशिया आता है तो रशिया भी इसका राइट आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट, which of the following articles of Indian Constitution describe the details for new state formation? New state formation, alternation of boundaries. So article 1 तो नहीं है। आर्टिकल 1 बात करता है यूनियन एंड स्टेट्स टेरिटरीज की। आर्टिकल 2 बात करता है बाहर, देश के बाहर किसी स्टेट को बनाने की, या बाहर से अपने देश में किसी स्टेट को शामिल करने की। और आर्टिकल 3 बात करता है अपने देश के अंदर जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनकी बाउंड्रीज को चेंज करने की, यानी कि 2 स्टेट मिला करके एक करने की, एक स्टेट को तोड़ करके 4 करने की, या उसके नेम को चेंज करने की। वो आर्टिकल 3 के अंदर आता है। और आर्टिकल 10 इससे रिलेटेड नहीं है, ये सिटीजनशिप से रिलेटेड है। So Article 3, formation of new state, change in the boundaries of the state and change in the name of state. Next question, in which of the following articles of the Constitution of India is it written that India, that is Bharat, shall be a union of states? India जो कि भारत है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, राज्यों का संघ होगा। तो ये आर्टिकल 1 कहता है। Article 1 of the Indian Constitution, in which it written that India, that is Bharat, shall be union of states. Article 2, Parliament may by law admit into union
और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स। एंड आर्टिकल 3 हमने बता ही दिया कि जब एग्जिस्टिंग स्टेट्स की बाउंड्रीज को चेंज किया जाता है। आर्टिकल 4 भी देख लेते हैं। आर्टिकल 4 जो है ये कहता है कि आर्टिकल 2 एंड 3 में जो भी चेंजेस किए जा रहे हैं इनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं कहा जाए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 368 के अंदर आते हैं। द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात कब बनाए गए थे? तो इसका राइट आंसर है 1960 में। महाराष्ट्र एंड गुजरात वर क्रिएटेड इन 1960। इसके तहत बॉम्बे को तोड़ करके दो स्टेट्स में कन्वर्ट कर दिया गया। गुजराती और कच्छ स्पीकिंग पीपल को मिला करके गुजरात बनाया गया। मराठी और कोंकणी लोग जो बोलते हैं उनको मिला करके महाराष्ट्र बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट्स ऑफ द छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड वर क्रिएटेड इन विच ईयर? तो इसका राइट आंसर है 2000। तो इसकी डेट भी देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ नवंबर 1 2000 में बनाया गया था, जो कि मध्य प्रदेश से तोड़ करके। उत्तराखंड को नवंबर 9 में 2000 में बनाया गया था, उत्तर प्रदेश से अलग करके। और झारखंड को 15 नवंबर को बनाया गया था, बिहार से अलग करके। और इस तरीके से 25 से बढ़कर हमारे टोटल स्टेट्स हो गए थे 28। नेक्स्ट, आर्टिकल 35। अभी तो अबोलिश कर दिया गया है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 35 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस स्पेशल प्रोविजंस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? आपको पता ही होगा 2019 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से जम्मू कश्मीर जो स्टेट है इसको तोड़ करके दो यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर की जो यूनियन टेरिटरी है वो विद लेजिस्लेचर होगी, यानी कि हमारी यूटी विद लेजिस्लेचर भी होती है एंड विदाउट लेजिस्लेचर भी होती है। तो अभी हमारे पास 3 यूनियन टेरिटरीज है जो विद लेजिस्लेचर है, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर। इसके अलावा दूसरी यूनियन टेरिटरी जो लद्दाख है वो विदाउट लेजिस्लेचर। ये दोनों ही जम्मू एंड कश्मीर को तोड़ करके बनाए गए। तो आर्टिकल 35 कहता है, ये एक स्पेशल प्रोविजन है जो जम्मू कश्मीर के लोगों को प्रिविलेज देता है। एम्पावर्स द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ द जम्मू कश्मीर टू डिफाइन द परमानेंट रेजिडेंट कौन होगा जम्मू कश्मीर का, ये डिफाइन करने की पावर स्टेट गवर्नमेंट को देता है। करंट सिचुएशन ये है कि अभी इसको अबोलिश कर दिया गया है। और याद रखिए ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको हल्के में नहीं ले सकते। ओडिशा जॉइंड द यूनियन ऑफ इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट कब? तो इसका राइट आंसर है 1950 में। ओडिशा जॉइन द यूनियन ऑफ इंडिया 1950 में। व्हेन डिड सिक्किम बिकम अ स्टेट ऑफ इंडिया? तो ये है 1975। सबसे पहले तो सिक्किम को एक एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया था इंडियन यूनियन का 1975 में अंडर द 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1974। 35वीं संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1974 में आया था, उसके तहत इसको एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया। उसके बाद फुल स्टेटहुड दिया गया 36वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1975 में। रेफरेंडम कराया गया था जिसमें से 97% जो लोग थे उन्होंने वोट किया था मर्जर कि सिक्किम को इंडिया के साथ मिला दिया जाए। और फिर मई 16 को 1975 में सिक्किम एक फुल स्टेटहुड वाला स्टेट बना, और ऐसा बनने वाला ये 22वां स्टेट था। डैश वॉज फॉर्म्ड ऑन जनवरी 21, 1972। इसका आंसर है सी, मेघालय। मेघालय को जनवरी 21, 1972। देखिए इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी फैक्चुअल हो जाते हैं, कई बार याद भी नहीं होते हैं, लेकिन चूंकि क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो देख लेते हैं। यहाँ पे पूरी लिस्ट भी दे दी गई है कि मेघालय 21 जनवरी 1972 में, तेलंगाना 2 जून 2014। ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेटेस्ट है, काफ़ी रीसेंट है। तो तेलंगाना को 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। देखिए जब भी स्टेट को अलग किया जाता है दूसरे उसके पेरेंट स्टेट से, तो रीज़न कुछ भी हो सकता है। कई बार लैंग्वेज का रीज़न होता है। तो हमारे पास 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था वो लैंग्वेज बेस्ड था। तो कई बार हो जाता है डेवलपमेंटल बेस्ड। कुछ लोग हिली एरिया में रहते हैं तो कुछ लोग प्लेन एरिया में रहते हैं। जो हिल पर रहते हैं इनको लगता है कि जो प्लेन पर रहते हैं उन लोगों के लिए सरकार काफ़ी कुछ करती है। ऐसा ही रीज़न बनाया जाता है, ऐसा ही रीज़न बताया जाता है तेलंगाना के लिए। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है ज्योग्राफिकल रीज़न की वजह से। कई बार ये कारण कल्चरल भी होते हैं। तेलंगाना was formed as a geographical and political entity on 2 June 2014 as the state in the Union of India। कौन से नंबर का? 29th। वेरी इंपॉर्टेंट। बट एट प्रेजेंट कितने हैं ये बताइए।
स्टेट 29 है कि 28 है? यूनियन टेरिटरीज 7 है कि 9 है कि 8 है? ये बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which year Goa was given the option to merge with Maharashtra? Very very important. इसका आंसर है 1967। क्या हुआ था, गोवा ओपिनियन पोल वाज कंडक्टेड 16th ऑफ जनवरी 1967 में, ताकि उसको मर्ज कर दिया जाए महाराष्ट्र के साथ, क्योंकि गोवा एक बहुत छोटा सा प्लेस है, गोवा एक बहुत छोटी सी टेरिटरी थी, इसलिए इंदिरा गांधी के टाइम पर। लेकिन द पीपल ऑफ गोवा वोटेड अगेंस्ट द मर्जर एंड गोवा कंटिन्यूड टू बी अ यूनियन टेरिटरी। अच्छा, यूनियन टेरिटरी क्यों बनाई जाती है? इसके पीछे के रीजन होते हैं कि या तो यहाँ की पॉपुलेशन कुछ ऐसी होती है जो सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी वाली, तो इसको बचाने के लिए सरकार डायरेक्ट कंट्रोल में ले लेती है। जैसे कि देश आजाद हुआ तो पांडिचेरी या यूं कहे कि पुडुचेरी को यूटी का दर्जा दिया गया, क्योंकि वहां पे अभी भी फ्रेंच लोग रह रहे हैं, तो कहीं वो बगावत ना कर दें, तो सरकार ने उनको डायरेक्ट कंट्रोल में ले लिया। कई बार कल्चरल रीजंस होते हैं कि वो बाकी लोगों के साथ इजीली मिक्सअप नहीं हो पाता है, तो इस वजह से डायरेक्ट कंट्रोल में लेकर के वहाँ की पीस को मेंटेन किया जाता है। तो इसी तरीके से चूंकि गोवा नहीं मिलना चाहता था महाराष्ट्र के साथ, तो गोवा को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया। हालांकि 1987 में गोवा को फुल फ्लेजेड स्टेट भी बना दिया गया। नेक्स्ट, देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है कि एट प्रेजेंट व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ध्यान से बताना, क्योंकि कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं, उस चीज को ध्यान में रखते हुए इसका आंसर देना। सिंस द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच एक्ट हैज प्रोविजंस रिलेटिंग टू सिटीजनशिप एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप। सो इसका राइट आंसर है सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, और इसमें मल्टीपल अमेंडमेंट्स भी हो चुके हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशंस दी पार्ट सेकेंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, पार्ट फर्स्ट क्या था? तो पार्ट फर्स्ट था रिलेटेड टू यूनियन एंड स्टेट्स टेरिटरी, राइट। पार्ट सेकेंड रिलेटेड है सिटीजनशिप से, एंड पार्ट थर्ड रिलेटेड है फंडामेंटल राइट से। तो इसका राइट आंसर हो जाता है सिटीजनशिप। लास्ट बट नॉट लीस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन ऑफ ऑब्टेनिंग सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। इसका आंसर है सी। देखिए, बर्थ है, डायनेस्टी या यूं कहिए कि पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, नेचुरलाइजेशन, इंडिजनाइजेशन ये भी है, प्रॉपर्टी एक्विजिशन नहीं है। हाँ, अगर टेरिटरी का एक्विजिशन होता है, यानी कि देश इंडिया अगर कल को पाकिस्तान को कैप्चर कर लेता है या चाइना को कैप्चर कर लेता है, तो उस कैप्चर्ड एरिया में जो भी पॉपुलेशन होगी वो इंडिया की सिटीजनशिप ले सकती है। तो प्रॉपर्टी एक्विजिशन पे नहीं, टेरिटरी एक्विजिशन पे, राइट। तो कौन कौन से बेसिस है? बर्थ, हेरिडिटरी, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड फील्ड इंक्लूजन। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, स्टे फोकस्ड एंड नेवर स्टॉप लर्निंग। बाय बाय।